कुछ अरसे पहले मैंने बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें सूरज दिखाया। सूरज के लिए जो टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया वो आपके सामने है। इसके आगे एक फ़िल्टर लगाया गया ताकि हम अल्ट्रा वायलेट रेस से आँखों को बचा सकें। और फिर बच्चों को सूरज दिखाया गया। बच्चे हैरान रह गए क्योंकि सफ़ेद रंग के सूरज पर ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे थे। उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि ये ब्लैक डॉट्स क्यों नज़र आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो डॉट्स हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पर सूरज का टेम्परेचर निस्बतन कम है। अगर सूरज का अमूमी टेम्परेचर देखा जाए तो वो तकरीबन 6500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन इन डॉट्स पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होने की वजह से सूरज का टेम्परेचर तकरीबन 1000 डिग्री कम हो जाता है। ये स्पॉट आजकल अगर आप सूरज देखें तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएँगे, लेकिन 1610 में पहली मर्तबा गैलीलियो ने इन स्पॉट्स को देखा था। गैलीलियो ने हमें बताया था कि सूरज का इक्वेटर रोटेट करता है, सूरज खुद रोटेट करता है 25 दिनों में। लेकिन अगर आप आज की साइंस के मुताबिक देखें तो उसका जो पोल है, वो तकरीबन 35 से 37 दिनों में रोटेशन लेता है। तो इक्वेटर रोटेट करता है 25 दिनों में और जो पोल्स हैं वो 37 से 35 दिनों के बीच में रोटेट करते हैं। सूरज की मैग्नेटिक फील्ड हर 11 साल के बाद रिवर्स हो जाती है। और जब सूरज की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होने वाली होती है तो उसमें सूरज बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं आपको यहाँ पर ये पूरा साइकिल भी दिखा रहा हूँ और आहिस्ता-आहिस्ता उसकी जो मैग्नेटिक एक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है, ब्लैक स्पॉट्स उस पर ज़्यादा आ जाते हैं और उसके बाद जैसे वो रोटेशन रिवर्स होती है तो उसके ब्लैक स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्सल है वो दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं पहली तस्वीर में कि जब रिवर्सल हो चुका है तो नॉर्थ और साउथ पोल आपको अलग-अलग नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह सूरज बिहेव कर रहा है। लेकिन जब हम रिवर्सल के बीच में होते हैं यानी 11 साल हो गए और रिवर्स होनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको मुख्तलिफ जगह पर नॉर्थ और साउथ पोल नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब चीज़ें मिक्स हो रही हैं और उसके बाद दोबारा ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को अलाइन करेगी और रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। जहाँ सूरज की मैग्नेटिक फील्ड होती है वहाँ पर प्लैनेट्स की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। प्लैनेट्स भी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ प्लैनेट्स दिखा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि इन सब की मैग्नेटिक फील्ड है। सिर्फ वीनस और मरीख ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम है। हमारे चाँद की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है। लेकिन अगर हम सूरज की बात करें तो सूरज की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 10 गॉस है। प्लैनेट्स की बात करें तो जुपिटर प्लैनेट्स में सबसे बड़ी मैग्नेटिक फील्ड रखने वाला प्लैनेट है। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़मीन से 20,000 गुना बड़ी है, लार्जर है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड है 4.1 गॉस। अगर ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड वैसे तो सरफेस पर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ होती है, लेकिन 0.25 से लेकर 0.65 गॉस तक है और अमूमन लोग 1 गॉस तक भी कह देते हैं। लेकिन 0.65 गॉस तक ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड है। अलबत्ता मरकरी की मैग्नेटिक फील्ड 1.1 टाइम्स है अर्थ के। अगर आप सैटर्न की मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो वो 550 टाइम्स ज़मीन से ज़्यादा है। तो हमारी ज़मीन एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और बाकी प्लैनेट्स भी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मैग्नेट बनते क्यों हैं? उसकी वजह ये है कि हमारी ज़मीन एक इंजन की तरह बिहेव करती है। अगर आप ज़मीन के अंदर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि ज़मीन की कोर जो इंटरनल कोर है वो तो सॉलिड है। लेकिन उसके ऊपर जो एक्सटर्नल कोर है वो मैग्मा है, वो एक लिक्विड है जो कि बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये जो रोटेशन है इस कोर के एक्सटर्नल साइड पर, इसकी वजह से ज़मीन एक प्लैनेटरी डायनामो के तौर पर, एक जनरेटर के तौर पर काम करती है और हमें मैग्नेटिक फील्ड देती है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी ज़मीन की जो कोर है वो निकल और आयरन से मिलकर बनी है, लेकिन है लिक्विड पार्ट भी और साथ सॉलिड पार्ट भी। लेकिन जब हम मार्स की तरफ जाते हैं तो मार्स में ये मैग्नेटिक फील्ड हमें नज़र नहीं आती। उसकी वजह ये है कि उसकी जो कोर है वो टोटल सॉलिड है और जमी हुई है। हम ये कैसे कह सकते हैं? हम इसलिए कह सकते हैं कि हमने 1996 में एक सर्वेयर मिशन भेजा था जिसे मार्स ग्लोबल सर्वेयर मिशन कहा जाता है।
इस मिशन का काम ये था कि इसने मार्स के एटमॉस्फेयर को भी मैप करना है, उसकी सरफेस को भी मैप करना है और उसके इंटरनल्स को भी मैप करना है। तो इस सर्वेयर ने उसके एटमॉस्फेयर को भी मैप किया और उसकी कोर को भी मैप किया। जब कोर को मैप किया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि उसकी कोर में लिक्विड हिस्सा मौजूद नहीं है, इसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्स की मैग्नेटिक फील्ड कभी भी नहीं होती थी। हम आज ये जानते हैं कि किसी ज़माने में बहुत अरसे पहले मार्स की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी। कैसे पता चला? उसकी वजह ये है कि सपोज़ ये मेरे पास एक रॉक है, एक चट्टान है और चट्टान को अगर बहुत छोटे लेवल पर जाके देखना शुरू करें तो आपको छोटे-छोटे मैग्नेट्स मिलेंगे। इन मैग्नेट्स को हम मैग्नेटिक डोमेन्स कहते हैं, जो कि एक मैग्नेट में भी मौजूद होती हैं। अगर ये डोमेन किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएँ तो ये अपने आप को उस मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से अलाइन कर लेते हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद ना हो तो इस चट्टान की जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो हैप्पैज़र्डली रैंडमली किसी की डायरेक्शन इस तरफ, किसी की इस तरफ, किसी की इस तरफ, जैसा मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूँ। जब हम मार्स के जो चट्टानें हैं, जो उसकी रॉक्स हैं, उनको देखते हैं, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो वो हमें अलाइन नज़र आती हैं। इसका मतलब ये है कि मार्स में किसी ज़माने में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी और जो मेटल पार्टिकल्स हैं रॉक के वो उस चीज़ के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर मार्स में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी तो इसका ये मतलब है कि किसी ज़माने में ये कोर जो है ये मोल्टन फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये लिक्विड फॉर्म आहिस्ता-आहिस्ता सॉलिड हो गई। मैं आपको ये बता दूं कि जो इस वक्त मार्स की मैग्नेटिक फील्ड है वो 43 गुना कम है ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड से। और अभी भी साइंसदानों का ये ख्याल है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस वक्त भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, शुमाली हेमिस्फीयर की तरफ स्ट्रांग है। हम ये कह सकते हैं कि अभी भी शायद कुछ हिस्सा मार्स की कोर का ऐसा है जो कि मोल्टन फॉर्म में मौजूद है। ये लेटेस्ट रिसर्च हमें बताती है। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से मार्स की मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हुई और उसकी कोर सॉलिड सॉलिडिफाई हो गई। उसकी दो वजूहात साइंसदानों ने हमें बताई हैं। पहली वजह तो ये है कि मार्स क्योंकि बहुत छोटा है और सूरज से बहुत दूर है, इसकी वजह से छोटे साइज़ की वजह से वो बहुत जल्दी कूल डाउन हुआ और उसकी जो कोर है वो भी बड़ी जल्दी कूल डाउन हो गई, टेम्परेचर कम हुए और आहिस्ता-आहिस्ता वो सॉलिड हो गई। लेकिन दूसरी वजह मार्स के चाँद भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं। मार्स की 2 सैटेलाइट्स हैं और ये दोनों सैटेलाइट्स मार्स के गिर्द घूमती हैं। लेकिन ये सैटेलाइट्स बहुत ही छोटी हैं। फोबोस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, फोबोस एक का नाम है और दूसरा डाइमोस नाम है। तो ये सैटेलाइट 0.0001% मास रखती हैं मार्स का। लेकिन जो सैटेलाइट हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रही है, जो चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, वो 1% ज़मीन के मास का है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही छोटे मून हैं और जब बड़ा मून किसी प्लैनेट के गिर्द घूमता है तो वो कोर तक ग्रेविटेशनल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। उसकी वजह से कोर मोल्टन फॉर्म में एक तो रहती भी है और उसके साथ-साथ बिल्कुल ऐसे ही होता है जिस तरीके से आप ब्लेंडर डालते हैं ना, शेकर डालते हैं, मिल्क शेक को घुमाते हैं तो ऐसा-ऐसा घूमता रहता है, वो सॉलिडिफाई नहीं होता है। इसी तरीके से जब चाँद ज़मीन के गिर्द घूमता है तो जो कोर है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता उसमें टर्बुलेंस रहती है और उसकी वजह से वो सॉलिड नहीं होती। जबकि अगर चाँद बहुत छोटे हों और उनकी ग्रेविटेशनल इफ़ेक्ट कोर तक ना पहुँचे तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता कोर सॉलिडिफ़ाई हो सकती है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि कोर के सॉलिडिफ़ाई होने की वजह से मैग्नेटिक फ़ील्ड ख़त्म होती है और जब मैग्नेटिक फ़ील्ड ख़त्म होती है तो वहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसीलिए आज बज़ाहिर हमें मार्स पर ज़िंदगी मिल नहीं रही क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फ़ील्ड नहीं है और सूरज से आने वाली सारी रेडिएशंस वहाँ पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हैं। लेकिन हो सकता है कि ज़िंदगी की कोई छोटी फ़ॉर्म हमें मिल जाए, लेकिन ये एक अहम बात है कि अगर हमें ज़िंदगी बचानी है तो उस प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए और उसके साथ-साथ उसकी कोर जो है उसको भी लिक्विड होना चाहिए। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।